कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट जो लेक्चर था वो परासरण दाब पे खत्म हो गया था। परासरण दाब की परिभाषा तक, परासरण दाब क्या था, आपने कंप्लीट जान लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज भी हम परासरण दाब ही पढ़ने वाले हैं। आज हम उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखेंगे और अगर हो सका तो हम परासरण दाब से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो चलिए आज हम पिछले लेक्चर को ही कवर अप करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है आज के लेक्चर का वो परासरण दाब ही है, जो लास्ट लेक्चर से चलता चला आ रहा है। चलिए, हमने देखा था परासरण दाब है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। परासरण दाब को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। तो आप पाई है वो उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर जो परासरण दाब है वो ताप के समानुपाती होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो पाई समानुपाती होने वाला है सांद्रता और तापमान के। सांद्रता यहाँ जनरली मोलरता ली जाती है, जो हम सांद्रता इस्तेमाल करते हैं वो मोलरता करते हैं। और अगर दोनों को मिला दें तो एक समानुपाती स्थिरांक लग जाता है जो कि है एस। एस है उसको हम विलियन स्थिरांक कहते हैं। सी सांद्रता है, टी तापमान है, जबकि एस है वो हमारे पास क्या है, विलियन स्थिरांक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। एस हमारे पास क्या है, विलियन स्थिरांक है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो जो एस है उसकी वैल्यू जो हमारे पास गैस स्थिरांक होता है आर, उसकी वैल्यू के बराबर होती है। और ये वैल्यू आप जानते ही हैं 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होती है। तो जो S था उसकी वैल्यू है वो बिल्कुल गैस जो स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू के बराबर ही होती है। तो हम यहाँ S यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ S की जगह क्या यूज करते हैं, R ही यूज करते हैं। तो पाई बराबर फॉर्मूला आ जाता है CRT। पाई है वो परासरण दाब है, C है वो सांद्रता है, R है वो गैस नियतांक है और T है वो टेम्परेचर है। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर R का एक वैल्यू और होता है 8.314 ऐसा कुछ वैल्यू होता है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं दाब की तब हम सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि दाब का मात्रक एटीएम होता है और ये 0.0821 है। तो जब दाब की बात करेंगे तब ये वाला वैल्यू यूज होगा, और जब हम जूल से रिलेटेड कार्य की बात करेंगे जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं तो वहां जो आर का वैल्यू है वो आप 8.314 वाला इस्तेमाल करते हैं। पहले बच्चों यहाँ एक बात यह ध्यान रखिएगा, जो आप प्रेशर है उसको जनरली हम एटीएम में यूज करते हैं। अगर आपको एटीएम में वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर आपको पास्कल में दिया है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पास्कल में नहीं दिया है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में दिया है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और अगर आपको दिया है mm ऑफ Hg में तो तब भी आप चेंज कर सकते हैं। एक एटीएम बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। पर ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, आपको सीधा ही दिया होगा, आपको ये वैल्यू रखना है। एटीएम लीटर में दिया होता है, कोई पंगे वाला काम नहीं है, फिर भी मैंने कन्वर्ज है वो आपको बता दिया है। ठीक है जी। तो पाई बराबर होने वाला है CRT। ये मेन फॉर्मूला आया हमारे पास। सांद्रता मैंने आपको कहा मोलरता ही रखते हैं। मोलरता होती है विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन और RT।
चलिए एक बात ये देखिएगा कि मुझे ऐसी क्या फंसी आन पड़ी कि मुझे परासरण दाब को हमारे सिलेबस में पढ़ना पड़ा, है ना। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या जरूरत है कि परासरण दाब है वो मुझे मेरे सिलेबस में पढ़ना पड़ रहा है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल होते हैं, जितने भी जैव अणु है, जैसे आप प्रोटीन है, जैसे लिपिड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो इनका जो अणुभार है, इनका जो अणुभार है वो अणुभार परासरण दाब की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कारण क्या है, ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, ये जो है रूम टेम्परेचर पर स्टेबल अणु है, ये कमरे के ताप पर ही स्थायी अणु है, ये उच्च तापमान पर स्थायी नहीं है। और परासरण ताप है, परासरण दाब है, इसकी गणना भी सामान्य हम कहां करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। इसीलिए हम परासरण दाब को परफेक्ट अणुसंख्यक गुणधर्म मानते हैं, जिसकी सहायता से आप जो जैव अणु, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, है ना, लिपिड हुआ, इन सब का अणुभार है वो आप परासरण दाब की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सहायक है। इसलिए हम जो जैव अणु है उनका अणुभार ज्ञात करना मुख्य उद्देश्य होता है किसका, परासरण दाब का। ठीक है, तो परासरण दाब की सहायता से हम मुख्यतः जो जैव अणु है उनका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, विलेय के मोल है, मोल की जगह लिख सकता हूं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा आर टी अपॉन विलियन का आयतन। और आप यहां से देखेंगे, अगर आपको विलेय का अणुभार निकालना है तो तिरछा गुणा कर दीजिए, विलेय का अणुभार बराबर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, एम बी ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन पाई आर टी वी। ये इस फॉर्मूले की सहायता से आप जो है उस विलयन में उपस्थित जो जैव विलेय है, जैव अणु है, वो हो सकता है प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, है ना, उसके अणुभार की गणना है वो आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो ये था आपके पास परासरण दाब का जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन। चलिए मैं इसको इधर वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूं। इसको हम 11वीं क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, आदर्श गैस समीकरण। उससे भी आपको कोरिलेट करके दिखा देता हूं, उससे कोरिलेट करके देखिएगा क्या है। आदर्श गैस समीकरण आपने देखी थी, क्या थी, पीवी बराबर एन आर टी। ये आदर्श गैस समीकरण थी, वो सिर्फ गैसों पे एप्लीकेबल है, और इसी को ही मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला यहां से निकाल लिया गया है। देखिएगा पी क्या है, पी था दाब, वी था आयतन, एन था मोलों की संख्या, आर था गैस नियतांक, और टी था तापमान। अगर मैं इस v को यहां लेके आऊं तो p बराबर हो जाएगा n बटा वी आर टी। तो p बराबर क्या हो जाएगा, n बटा वी क्या होता है, सांद्रता, सी आर टी, है ना। तो कुछ नहीं किया गया, विलियनों में, जब हम विलियन में पढ़ते हैं तो इस जो दाब है इसी को क्या नाम दे दिया गया है, परासरण दाब नाम दे दिया गया है। तो यहां से ही ये इक्वेशन डेराइव हुई है, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम इसको यहाँ आदर्श गैस समीकरण से भी क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ गैसों पर इक्वल एप्लीकेबल थी, गैसों पर लागू होती है, जबकि हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है इसको द्रवों पर विलियन में भी क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो यही जो बात पुरानी थी वही हमारे सामने आज एक नए रूप में रिप्रेजेंट हो रही है। तो परासरण दाब जैव अणुओं के अणुभार निकालने के काम आता है, और ये जैव अणुओं के अणुभार निकालने का आपके सामने क्या है, फॉर्मूला आपको मिल गया है। यहां से आप किसी भी जैव अणु का अणुभार है वो निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम कुछ और बातें करते हैं, परासरण दाब से संबंधित कुछ और बातें हैं उनको देखते हैं, और हमारे एग्जाम में किस तरह के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं परासरण दाब से संबंधित, उन पर भी आज हम बात कर लेते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं, मुझे 3 शब्दों पर ध्यान देना है। पहला शब्द है सम परासरी विलयन। दूसरा शब्द है वो है अति परासरी विलयन। और तीसरा शब्द है अल्प परासरी विलयन। देखिएगा, इनको हिंदी में याद रखने की बजाय अगर आप इंग्लिश में याद रखते हैं तो आसान है। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, आसानी से याद रहता है। देखिएगा, ये शब्द क्या है, ये 3 विलयन है, और ये विलयन के प्रकार आप कह सकते हैं परासरण दाब के आधार पर। क्या लिखा है मैंने, विलयन के प्रकार, और किसके आधार पर, परासरण दाब के आधार पर। कि हमारे पास 2 विलयन हो, किया क्या जाता है वास्तविकता में कि हम 2 विलयनों को कंपेयर करते हैं, 2 विलयनों की तुलना करते हैं, और तुलना किस आधार पर की जाती है, परासरण दाब के आधार पर की जाती है, और उस तुलना का रिजल्ट लिखा जाता है तो वो इन शब्दों के रूप में लिखा जाता है। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट है। देखिएगा, मेरे पास एक ये पात्र है, और इस पात्र में ये झिल्ली है ना, मान लेते हैं SPA में, अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसमें ये विलयन फर्स्ट, चलो इधर मान लेते हैं, इसमें ये विलयन फर्स्ट और इसमें ये विलयन सेकंड, ठीक है जी। इसका परासरण दाब पाई1 और इसका परासरण दाब है वो क्या है, पाई2 है। तो पहली परिस्थिति है सम परासरी विलयन। सम का मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब। ऐसे 2 विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए हों, या ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, समान हो, ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, सम परासरी विलयन कहते हैं। नाम से क्लियर है, सम का मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब। तो कोई 2 विलयन है आपके पास जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं, ये झिल्ली तो सिर्फ मैंने एग्जांपल लगा के बताई है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। तो कोई 2 विलयन जिनके परासरण दाब आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब पाई1 है वो बराबर होना चाहिए किसके, पाई2 के। तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, सम परासरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम कहते हैं, ठीक है जी। अति परासरी, अति का मतलब ज्यादा, परासरी का मतलब परासरण दाब, मतलब ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब ज्यादा है। अब किससे ज्यादा है, किसी से तो कंपेयर करना ही पड़ेगा ना। 2 विलयन ले रहे हैं हम, 2 की तुलना कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये 2 विलयन है, हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो मान लिया कि पाई1 है वो ज्यादा है किससे, पाई2 से। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा है उस विलयन को क्या कहेंगे हम, अति परासरी विलयन कहेंगे। और जिसका परासरण दाब कम है उस विलयन को क्या कहेंगे हम, अल्प परासरी विलयन कहेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि 3 शब्द मैंने लिखे हैं, समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। अगर आप 2 विलयन की तुलना कर रहे हैं और उन दोनों का परासरण दाब समान है तो हम उन दोनों विलयनों को आपस में क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। फिर बात आ जाती है अति परासरी विलयन की।
तो दो विलयन आप जिनकी तुलना कर रहे हैं, तो दो में से एक ऐसा होगा जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसको हम क्या कहेंगे, अति परासरी कहेंगे, और जिसका परासरण दाब कम है उसको क्या कहेंगे, हम अल्प परासरी कहेंगे। चलिए एक बात और देखिएगा, मेरे पास एक बात और देखिएगा ताकि आपको पूरी जो स्टोरी है वो समझ में आए। देखिएगा हम कह रहे हैं, पहले मैं समपरासरी की बात कर लेता हूं। समपरासरी मतलब पाई 1 बराबर होगा किसके, पाई 2 के। पाई का फॉर्मूला अभी देख चुके हैं, CRT। तो तीनों के पीछे 1 1 1 लगा दूं, और पाई 2 है मतलब C2R2T2। ठीक है जी। देखिएगा मेरे पास ये दो विलयन है, विलयन 1 और विलयन 2। मान लेते हैं ये दोनों रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर रखे हैं, है ना। और कमरे का ताप है कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए भी जो है ताप वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T अलग अलग हुआ क्या, तो अलग अलग नहीं है, सेम है T। तो 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर R हमें पता है स्थिरांक होता है ना। तो दोनों विलयनों के लिए R का मान सेम होगा, तो R के लिए भी 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड RT सेम है, तो RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब C1 बराबर क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। मतलब समपरासरी विलयन होते हैं उनका परासरण दाब तो समान होता ही है, लेकिन उनकी सांद्रताएं भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। मैथमेटिकल हम देख चुके हैं। तो समपरासरी विलयनों का मतलब है उनकी सांद्रताएं भी क्या होती है, समान होती है। और कल मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें परासरण की क्रिया देखी थी आपने। परासरण की क्रिया क्यों हो रही थी, जब दो विलयनों में सांद्रताओं में अंतर था, तो सांद्रताओं में अंतर के कारण परासरण हो रहा था, और परासरण में विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन कर रहे थे। लेकिन यहाँ सांद्रताओं में परिवर्तन ही नहीं है। क्या सांद्रताओं में परिवर्तन ही नहीं है तो क्या परासरण होगा, यहां परासरण नहीं होगा। तो अगर कोई दो विलयन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक है और वो समपरासरी है, तो वहां परासरण की क्रिया नहीं होती है, वहां विलायक के अणु गति नहीं करते हैं, वहां विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से किधर भी नहीं जाएंगे। तो ये काम की बात आपको सीखने को मिल गई है कि समपरासरी विलयनों में परासरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है मेरे पास अति परासरी और किसकी, अल्प परासरी की। तो देखते हैं अति परासरी और अल्प परासरी में क्या फंडा रहता है। देखिए पिछला लेक्चर आप याद कीजिए, पिछला लेक्चर आप याद करेंगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी। पिछला लेक्चर अगर आप याद करेंगे, चलिए यहां आ जाइए। पहले देखिए परासरण है, इन दोनों की बात करूं, पाई 1 बराबर है CRT। RT तो सेम है, सांद्रता हो सकती है अलग अलग हो, है ना, सांद्रता हो सकती है अलग अलग हो, इसमें कोई और पदार्थ हो सकता है और इसमें कोई और पदार्थ हो सकता है। तो RT तो सेम है, सांद्रता अलग है, इसलिए मैंने C1 लगा लिया। और पाई 2 तो ये हो जाएगा C2RT। तो आप देखेंगे RT तो कॉमन है, जब हम इनको बटा में रखें, एक दूसरे के अनुपात में रखें, तो RT कट जाएगा। तो पाई 1 बटा पाई 2 बराबर आएगा C1 बटा C2। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं परासरण दाब समानुपाती है सांद्रता के। जिसकी सांद्रता ज्यादा उसका परासरण दाब ज्यादा, या जिसका परासरण दाब ज्यादा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। अब देख रहे हैं कंप्लीट। तो हमें यहां दिख रहा है पाई 1 परासरण दाब पहले सॉल्यूशन का ज्यादा, मतलब पहले सॉल्यूशन की सांद्रता भी
दूसरे सॉल्यूशन दूसरे विलयन की सांद्रता से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, क्योंकि परासरण दाब समानुपाती होता है किसके, सांद्रता के होता है। तो जिसकी सांद्रता ज्यादा उसका परासरण दाब ज्यादा, जिसकी सांद्रता कम उसका परासरण दाब भी कम। और कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि परासरण है वो कहां से कहां होता है, कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से कहां होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, है ना। कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बात कल आप पढ़ चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कि परासरण है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होता है। कम सांद्रता किसकी है, 2 नंबर की, अधिक किसकी है, 1 नंबर की। मतलब परासरण कहां से कहां होगा, 2 से 1 में होगा, है ना। ये देखिएगा समपरासरी था तब तो सांद्रताएं बराबर ही थी, तब तो कोई परासरण नहीं होगा। लेकिन एक अति परासरी हो और दूसरा क्या हो, अल्प परासरी हो, तो परासरण होगा। और कहां से कहां होगा, 2 नंबर वाला कौन है, अल्प परासरी है, यस और नो। 2 नंबर कौन है, अल्प परासरी, और 1 नंबर कौन है, अति परासरी। तो आप देख रहे हैं परासरण कहां से कहां होता है, अल्प परासरी से अति परासरी होता है। जो जल के अणु हैं वो कहां गमन करते हैं, अल्प परासरी विलयन से कहां जाते हैं, अति परासरी विलयन की तरफ जाते हैं। मतलब हाइपोटोनिक से कहां जाते हैं, हाइपरटोनिक में जाते हैं। दोबारा देख लीजिए, समपरासरी, आइसोटोनिक में तो परासरण ही नहीं होता, लेकिन 2 विलयन जो आपस में संबंधित हैं, एक अगर हाइपरटोनिक हो अति परासरी हो और दूसरा हाइपोटोनिक अल्प परासरी हो, तो पानी कहां से कहां जाएगा, हाइपो से हाइपर, अल्प परासरी से अति परासरी की ओर जाएगा, है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम कहते हैं वो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाता है, उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो जो हाइपर हो जाता है उसको ठंडा कैसे करते हैं, उसको मनाते कैसे, पानी पिला के। मतलब पानी किसको दिया जाता है, हाइपर वाले को दिया जाता है ना। तो पानी कहां से कहां चलेगा, हाइपोटोनिक से कहां चलेगा, हाइपरटोनिक, अल्प परासरी से कहां चलेगा, अति परासरी की ओर चलेगा। तो ये परासरण के इस चीज पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, क्या संभावना है, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिएगा मेरे को 3 तरह की संभावनाएं बनती हैं प्रश्न की। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये प्रश्न आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, आप चाहो तो यहां से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और नहीं तो समझ सकते हैं, बस समझ में आ गया तो काम ओके। अगला कह रहा है मेरे पास, मैं 3 पात्र बना रहा हूं, अलग अलग 3 पात्र, और इन तीनों पात्रों में विलयन भरा है, ठीक है जी। इन 3 पात्रों में विलयन मेरे पास भरा है। फिर वो कहता है कि इन तीनों पात्रों में हम एक कोशिका डुबो रहे, कोशिका है ना, सेल। ये मैंने इन तीनों पात्रों में एक कोशिका है वो रख दिए, ठीक। अब ये कह रहा है कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, विलयन ही बोलूंगा मैं उसको, कोशिका के अंदर तो होता है जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, लेकिन हम यहां उसको विलयन मान के चलते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों विलयन है वो क्या है, समपरासरी है।
दोनों विलयन आपस में क्या है, समपरासरी हैं। ठीक है, अगर हम कोशिका वाले को पाई1 माने तो वो कोशिका वाले विलयन का परासरण दाब पाई1 माने और बाहर वाले का पाई2 माने तो समपरासरी है, मतलब दोनों का परासरण दाब क्या है, समान है। क्वेश्चन क्या कहेगा कि किसी कोशिका को समपरासरी विलयन में डुबा दिया गया है, मतलब कोशिका के अंदर जो विलयन है, जो जीव द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, उसका परासरण दाब जिसमें वो डूबी है उस विलयन के परासरण दाब के क्या है, बराबर है। तो आपको पता है जब परासरण दाब बराबर हो तो कोई परासरण नहीं होता है ना, या परासरण की क्रिया है वो नहीं होती, परासरण की क्रिया है वो नहीं होती, पानी कहीं भी नहीं जाएगा, तो इस कोशिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि मैंने इस कोशिका को अति परासरी विलयन पे डुबा दिया। ये जो कोशिका है, इस कोशिका को अति परासरी में डुबा दिया, मतलब कोशिका का जो विलयन है उसका परासरण दाब कम है ना, पाई1 है वो कम है बाहर वाले से, पाई2 से, है ना। अति परासरी का मतलब तो यही हुआ, वो कह रहा है कि कोशिका को हमने अति परासरी में डुबो दिया, है ना। अति परासरी में डुबोया मतलब बाहर वाले का परासरण दाब ज्यादा है, अंदर वाले का परासरण दाब है वो क्या है, कम है। अति का मतलब ज्यादा, मतलब जिसमें डुबोया है उसका परासरण दाब ज्यादा है, और जिसको डुबो रहे हैं उसके विलयन का परासरण दाब क्या है, कम है ना। तो परासरण दाब में अंतर है, मतलब परासरण होगा, जाहिर सी बात है, परासरण दाब में अंतर है तो आपको परासरण देखने को मिलेगा। चलिए इससे पहले मैं एक बात और क्लियर करता हूं, तो एक बात और देखते हैं, आपको मैं एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं ताकि आपको समस्या ना आए। देखिए ये मेरे पास पात्र है, ये मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में हमने ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। ये विलयन 1, ये विलयन 2, इसका परासरण दाब पाई1, इसका परासरण दाब पाई2, इसकी सांद्रता C1, इसकी सांद्रता C2। अगर पाई1 ज्यादा है किससे, पाई2 से, तो जाहिर सी बात है C1 ज्यादा होगा किससे, C2 से, क्योंकि हम देख चुके हैं जो परासरण दाब है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता ज्यादा होगी तभी परासरण दाब ज्यादा होगा, सांद्रता कम होगी तभी परासरण दाब क्या होगा, कम होगा। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि, या पिछले जो हमारा लेक्चर है उसमें देख चुके हैं कि परासरण की क्रिया कम सांद्रता वाले विलयन से कहां होती है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि परासरण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, या ये भी कह सकते हैं परासरण कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की तरफ होती है। परासरण की क्रिया क्या है, कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की तरफ होती है। ठीक है जी, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि परासरण है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता या कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यहां हमने अगर कोशिका को अति परासरी में डुबोया है, मतलब बाहर वाला क्या है, अति परासरी है, और अंदर वाला क्या है, अल्प परासरी है। यस और नो? तो हमारे
तुक्के वाले लॉजिक से समझो। पहले तो तुक्के वाले से, फिर केमिस्ट्री वाले से। हमने कहा था पानी किसको पिलाते हैं? हाइपर को पिलाते हैं। पानी किसको पिलाते हैं? हाइपर को। अति पराशरी को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। और अल्प पराशरी को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। पानी किसको जरूरत है? हाइपर को, है ना। तो पानी हाइपर को पिलाना है, मतलब पानी अंदर से निकल निकल के कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी की जरूरत किसको है? हाइपरटोनिक को है। पानी की जरूरत किसको है? हाइपरटोनिक को है। तो पानी अंदर से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये कोशिका है वो कुछ समय बाद पिचक जाएगी। ठीक है जी, कुछ समय बाद ये कोशिका पिचक जाएगी और इसका जीव द्रव्य एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो इसका जीव द्रव्य एक कोने में इकट्ठा हो जाएगा और इसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य का कुंचन, पिचक जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, ऐसी कंडीशन को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो प्रश्न पेपर में आता है कि यदि किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो कोशिका से जल के अणु बाहर निकल आएंगे और वो कोशिका है वो क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी। अब केमिस्ट्री के लॉजिक से भी समझ लीजिए, जो पाई 1 है वो कम है, पाई 2 क्या है? पाई 1 कम है, पाई 2 ज्यादा है। परासरण कहां से कहां होगा? कम परासरण दाब वाले से अधिक परासरण दाब की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर, लाल से काले की ओर, लाल से काले की ओर। लाल मार्कर से पानी कहां जाएगा? काले मार्कर की तरफ जाएगा। कोशिका के अंदर से कहां जाएगा? कोशिका के बाहर की तरफ चला जाएगा। लास्ट जो संभावना है वो संभावना क्या है? प्रश्न कहता है कि कोशिका को हम अल्प पराशरी विलयन में डाल दें। कोशिका है उसको हम क्या डाल दें? अल्प पराशरी विलयन में। मतलब बाहर वाला विलयन है वो कैसा है? अल्प पराशरी है। मतलब अंदर वाला कैसा होगा? अति पराशरी होगा, सीधी सी बात है। अति पराशरी होगा, मतलब पाई 1 जो कोशिका के विलयन का परासरण दाब है वो ज्यादा होगा। किससे? पाई 2 से, है ना। बाहर वाले पाई 2 मान रखा हमने, बाहर वाले को ब्लैक मार्कर को पाई 2 मान रखा है और रेड मार्कर को हमने पाई 1 मान रखा है। तो जो अल्प पराशरी विलयन में हमने कोशिका को डाला है, मतलब बाहर वाले का परासरण दाब कम है और कोशिका के अंदर का जो विलयन है उसका परासरण दाब क्या है? ज्यादा है। अब हमें पता है केमिस्ट्री से देखें तो परासरण कहां से कहां होता है? कम परासरण दाब से ज्यादा परासरण दाब की ओर, कम परासरण दाब से ज्यादा परासरण दाब की ओर। और तुक्का मार से देखें तो कहां होता है? हाइपर की ओर। हाइपर मतलब अति वाले की ओर। अति कौन है? अति कौन सा है? अंदर वाला है ना। ये रहा, बाहर वाला अल्प है तो अंदर वाला कैसा है? अति तो है। बाहर वाला कब अल्प है तो अंदर वाला क्या है? अति है। मतलब पानी अल्प से कहा जाता है, अति की ओर जाता है। तो पानी इस कोशिका के अंदर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। पानी इस कोशिका के अंदर की ओर जाना चालू हो जाएगा और कुछ देर बाद ये कोशिका है वो क्या होगी? फूल जाएगी, है ना। और फूलने को हिंदी में कहते हैं सफीत। तो ये क्या हो जाएगी? कुछ देर बाद कोशिका है वो स्फीत हो जाएगी। तो ये था परासरण दाब पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, डेली लाइफ में क्या क्या काम है इनके देखिएगा। डेली लाइफ में कैसे काम है देखना। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा फलों वाला या सब्जियों वाला, है ना, फल वाला या सब्जी वाला है, जब आप गर्मी होती है सब्जी लेने जाते हो तो उसके ऊपर पानी छिड़कता रहता है ना। या फूल वाला देखा होगा, फूल मुरझा जाते हैं तो उस पर वो पानी छिड़कता रहता है। पानी छिड़कने से क्या होता है
जो कोशिका है, पानी अल्प पराशरी है ना, शुद्ध पानी है, उसमें कोई सांद्रता ही नहीं है। और कोशिका फूलों के अंदर, फलों के अंदर कोई ना कोई विलयन है, वो अति पराशरी है। तो पानी उन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और जो मुरझाए हुए फूल हैं, जो मुरझाए हुए फल हैं, वो वापस उस पानी के कारण ताजा नजर आने लगते हैं। जैसे ही पानी अंदर की तरफ जाएगा तो एक दाब बनेगा और दाब के कारण वो फल फूल ताजा नजर आने लगते हैं। यहां देखिए, ये कहाँ काम आता है हमारी डेली लाइफ में। आपने अचार देखा है, मुरब्बा देखा है, मुरब्बे में बाहर चाशनी होती है, चाशनी गाढ़ी है, मतलब बाहर कौन सा विलयन है, अति पराशरी। और मुरब्बा मान लेते हैं आंवले का मुरब्बा है या सेब का मुरब्बा है। तो कोई भी फल हो, कोई भी कोशिका हो, उसमें 90% तक क्या होता है, पानी होता है। अब बाहर चाशनी है और जो कि गाढ़ी है, जो कि अति पराशरी है, और मुरब्बे के अंदर क्या है, पानी है, मतलब अंदर वाला विलयन कैसा है, अल्प पराशरी है। तो पानी कहां से कहा जाएगा, अंदर से बाहर आ जाएगा। तो मुरब्बे के अंदर चाहे आंवला हो चाहे सेब हो, उसके अंदर जितना पानी है सारा का सारा कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। और पानी से क्या मुसीबत आती है, पानी जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, उसको जो है ग्रोथ करने में हेल्प करता है। पानी से जल्दी सड़न पैदा होती है, तो उन जो फलों से पानी निकल आएगा बाहर, तो फल जल्दी खराब नहीं होंगे, इसीलिए मुरब्बा जल्दी खराब नहीं होता। एक बढ़िया एग्जांपल है, आप रसगुल्ले खाते हो, है ना, रसगुल्ले चाशनी में डूबे होते हैं। अब मान लो उसमें मक्खी गिर गई, कीड़ी गिर गई, मकोड़ी गिर गई, कोई भी गिर गया, तो थोड़ी देर बाद वो मर जाते हैं। कारण कीड़ी में, मक्खी में अंदर क्या है, पानी है ना, 90% तक पानी है। अंदर वाला विलयन है वो अल्प पराशरी है। बाहर चाशनी है जिसमें वो गिरी है, वो विलयन कौन सा है, अति पराशरी है। तो मक्खी के अंदर जितना पानी है, कीड़ी के अंदर जितना पानी है, वो सूप बन के बाहर निकल आएगा, है ना। रसगुल्ले के चारों तरफ मक्खी का सूप बन गया। घर पे लाते हो, तुम चाट चाट के खाते हो, है ना, चाइना वालों से कम नहीं हो। कोरोना फैला दोगे कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। कहीं अगर रसगुल्ले में चमगादड़ गिर गई और मिठाई वाले ने चमगादड़ घेर के बाहर फेंक दी और चमगादड़ का सूप चाशनी में आ गया और तुम पी गए, तो भैया देख लो, क्वारंटाइन हो जाओगे 14 दिनों के लिए। इसलिए रसगुल्ले खाना बंद, ठीक है जी। जो आइसोटोनिक है, जो समपराशरी है, देखिएगा इस पे, ये हमारी डेली लाइफ में है, वो बहुत ज्यादा काम का है। देखिएगा क्या है, समपराशरी का क्या फंडा है। देखिएगा हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें कोशिका पाई जाती है RBC, लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त जो कणिका है, ये रही हमारी लाल रक्त कणिका, कुछ इस तरह की होती है हमारी लाल रक्त कणिका। इसके देखिए, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य की जो सांद्रता है, इसकी जो सांद्रता है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का जो विलयन है उसकी सांद्रता के बराबर होती है। ये जो कोशिका है, इसके अंदर जो द्रव है, जो कोशिका द्रव्य है, उसकी सांद्रता 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के बराबर होती है। तो अब क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, जो बीमार व्यक्ति है उसको जो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, उसमें उस समय इस सांद्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जो ग्लूकोज है, जो हमारी बॉडी में चढ़ाई जाती है, जो ग्लूकोज का लिक्विड है जो चढ़ाया जाता है, उसकी सांद्रता इस विलयन की सांद्रता के समपराशरी होनी जरूरी है। कारण क्या है इसका समपराशरी होने का? कारण ये है कि हमारी जो आरबीसी है उसके अंदर का कोशिका द्रव्य है वो किसके समपराशरी है? इसके। अगर हमने ग्लूकोज इसके समपराशरी नहीं बनाई, जो ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं
वो अल्प पराशरी या अति पराशरी हो गई तो हमारी बॉडी में परासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मान लो जब तक हमने जो ग्लूकोज चढ़ाया वो इस विलयन के समपराशरी है। समपराशरी हुआ मतलब जो हमारी आरबीसी है और जो हमारा ग्लूकोज है दोनों का परासरण दाब क्या है, समान है। तो कोई भी ना तो आरबीसी से पानी बाहर आएगा ना ग्लूकोज का पानी अंदर जाएगा। ये काले वाले को ग्लूकोज मान लिया और इसको क्या मान लिया, आरबीसी मान लिया। तो पानी का परासरण नहीं होगा, परासरण की क्रिया नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्लूकोज का विलयन हुआ अति पराशरी, है ना, ग्लूकोज का विलयन हुआ अति पराशरी मतलब पाई का वैल्यू है वो ज्यादा हो गया, है ना, पाई 2 का वैल्यू, बाहर वाला विलयन अति पराशरी हुआ और आरबीसी के अंदर वाला हुआ अल्प पराशरी। तो आप जानते हो पानी कहां से कहां आ जाता है, अल्प से अति आ जाता है। तो ग्लूकोज, ऐसा ग्लूकोज चढ़ा दोगे तो थोड़ी देर बाद बॉडी में जितनी भी आरबीसी हैं सारी की सारी पिचक जाएंगी और आपकी मृत्यु थोड़ी देर बाद निश्चित है। और अगर ये ग्लूकोज, है ना, जो चढ़ा रहे हो, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हुआ अल्प पराशरी और हमारी जो आरबीसी है, हमारे जो ब्लड में आरबीसी है, ये हुई अति पराशरी, है ना, अल्प पराशरी आपने ग्लूकोज चढ़ा दिया। इसकी तुलना में जो ग्लूकोज चढ़ा रहे हो वो अल्प पराशरी हुआ तो थोड़ी देर में जो ग्लूकोज का विलयन है उसमें जितना भी पानी है वो आपकी आरबीसी में एंटर होने लगेगा, आरबीसी फूल जाएगी और फट जाएगी, तब भी आपकी मृत्यु है वो क्या है, निश्चित है। तो परासरण की क्रिया ना हो, जो ग्लूकोज में पानी है वो ना तो आरबीसी में जाए और ना आरबीसी का पानी अंदर से बाहर आए, तो क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज है उसकी सांद्रता कितनी रखनी पड़ती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। तो जब कभी भी आप ग्लूकोज का बोतल देखोगे, किसी व्यक्ति को चढ़ाया और डॉक्टर ने ग्लूकोज का बोतल, तो उस बोतल पे स्पष्ट लिखा है, ये लिखा हुआ होता है उस ग्लूकोज की बोतल पर कि उसकी सांद्रता है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा परासरण दाब का कंप्लीट बात हो चुकी है थ्योरी वाइज। अगला जो हमारा वीडियो है वो परासरण दाब के न्यूमेरिकल पे रहेगा, तो आप लगातार वीडियो देखते रहे। थैंक्स अ लॉट।